तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के रूप में ये शेल के कारण फील्ड पड़ी थी सरफेस पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे और इंटरनल पॉइंट पे, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लाइन ऑफ चार्ज और शीट ऑफ चार्ज। अब इन्हीं के आज न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। ये तो शायद सॉलिड है और ये शेल है। ए बी सी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। ए पे खाली चार्ज दिया है क्यू। ए बी सी और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मतलब शेल्स। जैसे ए उसमें पूरा शायद स्फीयर दिख रहा है और बी और सी शेल है। ठीक है, मेटालिक है ये बताना जरूरी है। मेटालिक ए इज गिवन चार्ज क्यू और ये ए पे हम चार्ज क्यू दे रहे हैं। तो डिस्कस चार्जेस on all other surfaces। जितनी भी सरफेसेस बची हैं उन पर चार्जेस को आपको डिस्कस करना है। मेटालिक यानी आप इंडक्शन का असर लेंगे। मेटालिक यानी आप इंडक्शन का असर लेंगे। अगर ये मेटालिक नहीं होते तो आप इंडक्शन का असर नहीं लेते। अगर इस पे Q है तो यहाँ माइनस Q आएगा। इस पे Q है तो यहाँ पे माइनस Q, यहाँ प्लस Q, फिर यहाँ माइनस Q और यहाँ प्लस Q। ये इंडक्शन होगा। सामने इनर सरफेस पे ये शेल कितना भी पतला हो, इसकी इनर सरफेस पे माइनस Q आएगा और फिर इस पे टोटल चार्ज तो जीरो है। क्या इंडक्शन से सामने ऑपोजिट चार्ज आता है और दूर सिमिलर चार्ज आता है। फिर ये इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू लाएगा और यहाँ प्लस क्यू लाएगा। बस ये इस पर वेरियस चार्जेस हैं। ये वेरियस चार्जेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये ए है और ये बी है। इस पे चार्ज मैंने Q1 दिया और इस पे चार्ज Q2 दिया है। सेपरेटली मैंने अलग से इनको जो चार्ज दिया है वो Q1 है और Q2 है। ऑफ कोर्स ये जो Q2 मैंने दिया है ना, ये बाहर वाले की आउटर स्किन पे दिया है मैंने। तो ये मेटालिक है तो चार्ज हमेशा आउटर स्किन पे चला जाएगा। अगर ये मेटालिक है तो चार्ज हमेशा आउटर स्किन पे चला जाएगा। क्या कहता है, फाइंड द न्यू चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। Find the new charges after redistribution. तो कुछ नहीं, इसका जो इंडक्शन होगा उसके कारण यहाँ माइनस Q1 आएगा और यहाँ प्लस Q1 आएगा और यहाँ पहले से एक चार्ज शायद प्लस Q2 बैठा हुआ है। तो जो फाइनल चार्जेस हैं इस पे तो Q1 है, इसके सामने माइनस Q1 है और यहाँ आउटर सरफेस पे Q1 प्लस Q2 है। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन था कि ए पे चार्ज Q1 दिया है और बी को चार्ज Q2 दिया है। तो नए चार्जेस बताइए, नए चार्जेस बताइए। अगर मेटालिक है तो हम इंडक्शन का असर लेंगे। इसके सामने माइनस Q1 आ जाएगा और फिर बाहर प्लस Q1 आ जाएगा, है ना। कोई डिस्कशन? सर जो अंदर वाला है उस पर इंड्यूस नहीं होगा चार्ज। शाबाश, बिल्कुल यही मैं चाह रहा था कि आप मुझसे पूछे कि इसके कारण तो इस पे आपने इंडक्शन ले लिया पर इसके कारण इस पे इंडक्शन नहीं लेंगे। कारण यह है कि जो शेल है, शेल के अंदर फील्ड नहीं होती। इंडक्शन का बेसिक कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। फील्ड का जो फोर्स है ना, इसने जो फील्ड पैदा की उसका जो फोर्स है वो इस बॉडी के अंदर के चार्जेस को मूव करा देता है ना। ये बॉडी मान लीजिए ऐसी है तो इसकी फील्ड के कारण सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है और सारा पॉजिटिव चार्ज इधर छूट जाता है। ऐसा हो जाता है। इंडक्शन इज बेसिकली ड्यू टू फील्ड। बोली दीजिए, induction occurs due to the field of inducing charge।
induction occurs due to the field of inducing charge. Induction occurs due to the field of inducing charge. ठीक है, so Q1 will be able to induce charges on B. Q1 will be able to induce charges on B, but field inside B due to Q2 is 0. Field inside B due to Q2 is 0. B के अंदर फील्ड 0 है. Field inside B due to Q2 is 0. So Q2 will not be able to create induction on A. Q2 will not be able to create induction on A. ठीक है, उसके अंदर फील्ड 0 होती है ना. मेटल के अंदर शेल के इंटरनल पॉइंट पे फील्ड 0 होती है. अगला क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge Q is placed at the center of uncharged hollow metallic shell of radius A. ठीक है, find the surface charge density. Find the surface charge density on inner and outer surface of the sphere. Inner and outer surface of the sphere. चार्ज की प्लेस एट द सेंटर. सेंटर भी बड़ा जरूरी है. सेंटर मतलब सिमेट्री हो गई. सेंटर ऑफ अनचार्ज हॉलो मेटालिक शेल ऑफ रेडियस ए. ये शेल है और इसके ठीक सेंटर पे चार्ज रखा है, रेडियस ए है. तो अब आप जानते हैं इसके यहाँ माइनस की होगी और यहाँ प्लस की होगी. ठीक है, ये जो चार्ज है ये तो फील्ड पैदा करेगा. अगर शेल पे चार्ज होता तो वो यहाँ फील्ड पैदा नहीं करता. ये जो चार्ज है ये सेंटर पे रखा है, यहाँ इंडक्शन से माइनस क्यू आएगा और यहाँ प्लस क्यू आएगा. तो इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर और आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर. ठीक है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर और प्लस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर. अब क्या है, चार्ज अगर ठीक सेंटर पे है ना, अगर चार्ज सेंटर पे है तो ये जो माइनस क्यू है इसकी पूरी इस सरफेस पे, इस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर कभी भी सिमेट्री है, लिख दीजिए ड्यू टू सिमेट्री द चार्ज माइनस क्यू ऑन द इनर सरफेस and the charge plus q on the outer surface will be distributed uniformly. अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं होता,
अगर ये जो इंड्यूसिंग चार्ज है सेंटर पे नहीं होता, यहाँ होता कहीं, तो शायद इधर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती और इधर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव कम होती। इधर शायद पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती और इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होती। ऐसा डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं, क्योंकि पास में तो फील्ड स्ट्रांग है, अब फील्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे। अगर वो चार्ज जो इंड्यूसिंग चार्ज है वो सिमेट्रिकली नहीं रखा है, अगर जो इंड्यूसिंग चार्ज है वो सिमेट्रिकली नहीं रखा है, तो फिर देयर विल बी the induced charges will be non-uniform. The induced charges will be non-uniform. ये नॉन यूनिफॉर्म वाली बातें तो जरूर हमसे कोई पूछेगा ही नहीं कभी। हमसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो केवल सिमेट्री के आ सकते हैं। जहां सिमेट्री ना हो वो केस में नहीं आते, और सिमेट्री नहीं होगी तो क्या होगा वो एक बार तुम्हें बोलना चाहिए। खैर पिछले ही सवाल का पार्ट बी है जिसमें हमने शायद यहाँ प्लस क्यू रखा था, अभी हम कह रहे हैं इसको हमने एक प्लस क्यू और दिया हुआ है। लिख दीजिए इन द अबव क्वेश्चन, जहां हम इसको सेंटर में तो प्लस क्यू रख ही चुके थे, एन एडिशनल चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द मेटालिक स्फीयर। ये स्फीयर पे कहाँ रहेगा वो नहीं भी बोलेंगे तो चार्ज उसके आउटर स्किन पे ही रहेगा, चार्ज उसके आउटर स्किन पे ही रहेगा। अब कह रहा है फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटीज, फाइंड चार्ज डेंसिटीज on inner and outer surface, on inner and आउटर सरफेस। यहां माइनस क्यू आएगा और यहां क्यू प्लस क्यू आ जाएगा। इंडक्शन से नियर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही उल्टा और फार सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से जो इनर का चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर आएगी, रादर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर आएगी। और जो आउटर स्किन है वहां जो चार्ज डेंसिटी आएगी, चार्ज डेंसिटी ने चार्ज अपॉन एरिया, Q plus Q अपॉन 4 पाई A स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। बस ऐसे ही है। यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये वही है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, यहाँ मेरे पूरे में मेटल है। अब ये हॉलो स्फीयर हो गया एक प्रकार से, इतना पोर्शन कैविटी का है, इतना पोर्शन कैविटी का है, ये मेटल, और इसमें चार्ज क्यू हमने रखा है असिमेट्रिकली। लिख दीजिए चार्ज क्यू इज केप्ट असिमेट्रिकली इन द कैविटी, मतलब सेंटर पे नहीं है। चार्ज क्यू यहाँ असिमेट्रिकली लिखा है, सेंटर पे नहीं है, और यहाँ पे प्लस क्यू है आउटर की। इसको ये तो कैविटी में है तो ये तो बह के कहीं जा नहीं पाएगा, ये तो यहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे मैंने कोई चार्ज दिया होगा तो सब बह के आउटर स्किन पे आ जाएगा, सब बह के आउटर स्किन पे आ जाएगा। फिर से वो कहता है चार्ज डेंसिटी बताइए इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे, चार्ज डेंसिटी बताइए। तो इनर सरफेस पे तो यदि यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा, और हम जवाब ऐसा देंगे और बोलेंगे नॉन सिमेट्रिक है, तो इस पूरे पे चार्ज इतना ही, तो चार्ज डेंसिटी इतनी ही है, तो सिमेट्री नहीं रहेगी। और आउटर स्किन पे जो आउटर है वहां तो चार्ज क्यू प्लस क्यू होगा। यदि ये क्यू है या माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये अपॉन
4π2 में इसमें पर सिमेट्री आ जाएगी, आउटर स्केल में सिमेट्री आ जाएगी, आउटर स्केल में सिमेट्री आ जाएगी। एंड एक्सटर्नल पॉइंट्स he always appears to be coming from center. वो कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन और कर लेगा, कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन और कर लेगा, और फाइनली चार्ज बाहर वाली स्किन पे तो वो सिमेट्रिक बना लेगा अपने आप को, कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। ये बातें खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, यहाँ चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, और यहाँ चार्ज डेंसिटी वापस टोटल चार्ज अपने आप को, वो इसको और आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो टोटल चार्ज अपने आप को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, अगर रेडियस सेम हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सब जगह पैदा हो जाती है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सब जगह पैदा हो जाती है। अब एक स्टार वाला क्वेश्चन है, ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, a charge q is kept on the surface of a hollow, और मेटालिक बोलना बहुत जरूरी है, मेटालिक स्फीयर। यहाँ पे एक चार्ज q1 रखा है और यहाँ एक चार्ज q2 रखा है। Charge q1 is kept inside and q2 outside as shown. Outside as shown. Find net force on q1. ये थोड़ा सा important question है। Find net force on q1. सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो अगर फोर्स की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, और वो है F इक्वल टू क्यू ई। इस पर फोर्स पूछ रहा है, चार्ज Q को फील्ड E में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है QE। चार्ज Q को फील्ड E में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है QE। ठीक है, अब क्या बोलते हो जवाब? हाँ अमरजोत, आपका जवाब सही है। भाई माखीजा तू ना डॉन है, डॉन, रोज नए नाम से एंट्री मारता है। अब ये धवल कौन है? कर रहा हूँ चेंज, भाई ने किया। ठीक है, ओके। हाँ पूर्वा, बोल दीजिए सर आंसर। 0। दैट्स राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है, 0 इसका सही जवाब है। तो ध्यान से सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट हो सकता है हमारा पहले सही ना बना हो, अब बना लेते हैं कि मेटल के अंदर जो टोटल फील्ड होती है, मेटल के अंदर जो टोटल फील्ड होती है सभी चार्जेस के कारण, इसको छोड़ दो, सरफेस पे हो और बाहर के जितने भी चार्जेस हो, सबके कारण जो रिजल्टेंट फील्ड होती है वो मेटल के अंदर 0 होती है। मेटल के अंदर फील्ड कुछ भी करके घुस ही नहीं सकती। हाँ, अंदर कैविटी में ही कोई चार्ज रखा है, इस चार्ज की तो फील्ड होगी, पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अंदर घुस ही नहीं सकती मेटल। अगर एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन डेवलप हो जाए, उसके बाद सॉलिड हो या हॉलो हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, अंदर रिजल्टेंट फील्ड 0 होती है। लाइन को 5 स्टार देके लिख दीजिए। Resultant field inside a metallic body, resultant field inside a metallic body, whether hollow or solid, whether hollow or solid, is always 0, is always 0। जो resultant field होती है
due to all the charges on the sphere or around. स्फीयर की सरफेस पर जो चार्ज है या जो अराउंड उसके जो चार्जेस हैं उसके कारण रिजल्टेंट फील्ड जीरो होती है। हाँ, अगर कोई चार्ज कैविटी में अंदर बैठा है तो वो तो अपनी फील्ड पैदा करेगा। ये चार्ज अंदर बैठा है, लिख दीजिए, चार्ज इनसाइड द हॉलो पोर्शन will create its own field. Charge inside the hollow portion will create its field. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस बात को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं कि बाहर की फील्ड अंदर एंटर कर ही नहीं सकती। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बाहर की फील्ड अंदर एंटर कर ही नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, अंदर फील्ड, बाहर की फील्ड अंदर एंटर नहीं कर सकती। इसकी फील्ड और इसकी फील्ड मिलके अंदर रिजल्टेंट फील्ड जीरो पैदा करेंगे। शेल के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि शेल के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड जीरो होती है। उससे भी बड़ा सच ये है कि बस शेल के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होती है, तो सभी चार्जेस की मिला के रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होती है। अब अगर यहाँ एक्स्ट्रा एक और चार्ज यहाँ भी ले आएंगे ना, तो सरफेस पे कुछ और नया चार्ज इंड्यूस होगा, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा चेंज होगा और वो इस तरह अपने आप को ये सरफेस का चार्ज रीअरेंज कर लेगा कि अंदर टोटल फील्ड जीरो ही आ जाए। ठीक है, यही कारण है कि कहा जाता है कि अगर बिजली गिर रही है और आप कार के अंदर बैठे हो तो आपको कार के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो बिजली है, जो फील्ड है, वो कार के अंदर एंटर नहीं कर सकती। मेटेलिक शेल है ना, वो भी बात ब्रैकेट में लिख दीजिए। लाइटनिंग कैन नेवर इनसाइड body of a car. Lightning can never enter inside body of a car. So during lightning, it is advisable to remain inside the car. During lightning, it is advisable to remain inside the car. अंदर फील्ड एंटर कर ही नहीं पाएगी तो आपको कोई शॉक लगेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, कार के अंदर ही बैठे रहिए। ठीक है, अब इसमें असली पार्ट बी पार्ट है कहता है कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बी पार्ट है, अभी डायरेक्शन ही पूछ रहा हूं, सेंटर पे तो है नहीं तो कुछ मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स on Q1 due to charge on shell। इसकी बात नहीं कर रहा है, शेल पे जो चार्ज है उसके कारण इस पर फील्ड की आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। और ऑप्शन दो हैं, एक है टुवर्ड्स लेफ्ट और एक है टुवर्ड्स राइट, बस दो ही ऑप्शन है। यहाँ ऐसा फोर्स आएगा या ऐसा फोर्स आएगा। ये चार्ज तो पूरा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्यू तो पहले से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब तुम यहाँ पड़ोस में लाके आए एक नया चार्ज, तो यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रह गया। कहाँ कितना चार्ज है वो सब हमको नहीं सोचना, हम तो ओवरऑल डिस्कशन करते हैं बस। सर टुवर्ड्स राइट। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बोली है आपने। रेनी का जवाब है शायद इसका है। ठीक है, यस सर, रेनी। फाइन, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सुनिए, इसका असर अकेले इसका असर देखता तो ये रिपेल करता टुवर्ड्स लेफ्ट और नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट असर है वो इधर आ रहा है। ऐसा लिख दीजिए, ड्यू टू Q2 alone Q1 will experience Coulomb force। एक मिनट किंजल, due to Q2 alone Q1 will experience Coulomb's force due to left,
and the resultant force on Q1 due to all the charges is 0. Resultant force on Q1 due to all the charges is 0. So the force of capital Q, इसका force towards left था, so the force of capital Q should be towards right. The force of capital Q should be towards right. ठीक है, अब जो डाउट पूछना है पूछ लीजिए। सर ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है इसी की वजह से ई जीरो हो जाती है ना, बाहर से चार्ज लेके आते हैं तो। रीअरेंजमेंट के कारण अंदर के हर पॉइंट पे इसकी फील्ड जीरो नहीं है, खाली इसकी भी देखें तो अब फील्ड जीरो नहीं है, पर इन दोनों की रिजल्टेंट फील्ड मिला के जीरो है। अकेले इसकी फील्ड अब जीरो नहीं है, जब ये होता ही नहीं था तो इसकी फील्ड अंदर हर पॉइंट पे कैंसिल कर देती थी। सिमेट्री के कारण ये सारे चार्जेस न्यूट्रल पेयर पॉइंट बना देते थे, सारे पॉइंट पे फील्ड कैंसिल कर देते थे। और इसके पड़ोस में जो हमने चार्ज लाके रख दिया था, पड़ोस में जब चार्ज लाके रख दिया था तो अब इसकी भी अंदर फील्ड है और इसकी भी अंदर फील्ड है और रिजल्टेंट फील्ड जीरो है। और उन सब का कारण है रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस तरह से कि अंदर सभी चार्जेस की रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाए। अब शेल पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रह गया। बढ़िया प्रियांशी अग्निहोत्री, अच्छे से समझ में आया ना? वेरी गुड, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो जरूर कर लीजिए। परफेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये मेटालिक शेल्स हैं, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस 2r है। एक पे चार्ज q है और एक पे चार्ज 3q है। मेटालिक शेल्स हैं, एक का चार्ज q है और एक का 3q है। एक का रेडियस r है और एक का 2r है। The magnitude of E inside the two spheres, the two shells, and outside the outer shell at the distance x from the outer shell are equal. डिस्टेंस हमने चाहे अंदर का नापा है चाहे हमने बाहर का नापा है, ई का जो इनसाइड मैग्नीट्यूड है वो दोनों जरा तरफ इक्वल है। तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड r। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड r। इसने जो डिस्टेंसेस नापे हैं हमेशा वो आउटर वाले की सरफेस से नापे। इसने जो डिस्टेंसेस नापे हैं वो हमेशा आउटर वाले की सरफेस से नापे। पर ई का मैग्नीट्यूड यदि कुछ होता है, अब तो ये तो चार्जेस यूनिफॉर्म ही रहेंगे, ये तो यूनिफॉर्म ही रहेंगे जो भी रहेंगे, ठीक है। अब हम इस पे इंडक्शन का असर भी नहीं देखते, इधर माइनस क्यू आएगा इधर प्लस क्यू आएगा, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये हम और आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में अर्थिंग। अभी से ही बता देते हैं, जब तक अर्थिंग नहीं करते ना तो इंडक्शन का असर कंसिडर नहीं करते। पहले तो वो चार्जेस पूछ रहा था तो टोटल चार्ज बताने के लिए मुझे इंडक्शन का असर कंसिडर करना पड़ा, और ऑन द होल तो इसका चार्ज 3q ही है ना, यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। तो एक लाइन और लिख दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए कि इफ अर्थिंग इज नॉट डन, if earthing is not done, अगर earthing नहीं की गई हो, then the effect of induction is neglected. Effect of induction is not considered. अगर earthing ना की गई हो तो induction का असर consider नहीं करते। Effect of induction is not considered. इसलिए अब ये मत सोचना कि वो चार्ज वाले भी तो होंगे, Q का माइनस क्यू और प्लस क्यू भी होगा, वो होगा भी तो वो सब कैंसिल कर देगा, वो होगा भी तो सब कैंसिल कर देगा। अगर क्वेश्चन ये कह रहा था कि यहाँ चार्जेस बताओ, तब तो मुझे इंडक्शन का असर लेना पड़ा। अब खैर सिमेट्री है
इसलिए डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से नापे जाएंगे। लिख दीजिए, ड्यू टू सिमेट्री, in calculation of E at a point at external point of a sphere या of a shell, distances are measured from the center. Distances are measured from the center. ठीक है। अब सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, मान लीजिए एक पॉइंट ये है P, ये X है, और एक पॉइंट ये है S, और ये डिस्टेंस भी X है। अब P पे आप पहले फील्ड बताइए कि P पे इंटेंसिटी कितनी ले लूं मैं। ध्यान रखिए कि जो P है वो बड़े वाले शेल का इंटरनल पॉइंट है। जो P है वो इंटरनल पॉइंट है और बिगर शेल, और वहां तो इसके कारण तो यहाँ कोई फील्ड होगी नहीं, इसके कारण तो 3Q के कारण यहाँ कोई फील्ड होगी नहीं। तो जो P पे इंटेंसिटी है ना वो होगी कुछ K, इसके कारण होगी Q, और डिस्टेंस में इसके सेंटर से नापूंगा, शायद ये 2R माइनस x आएगा। पॉइंट P पे इंटेंसिटी केवल इसलिए है क्योंकि ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये पॉइंट P बड़े वाले का इंटरनल पॉइंट है। अंदर फील्ड जीरो है, और पॉइंट S पर इंटेंसिटी बताइए, और लिख दीजिए पॉइंट S इज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर बोथ चार्जेस। इसके कारण भी इंटेंसिटी, इस चार्ज को यहां रखा हुआ माना जाए तो KQ अपॉन 2R प्लस x का स्क्वायर, और इसकी भी फील्ड ऐड होगी K इंटू 3Q अपॉन 2R प्लस x का होल स्क्वायर। ये जो पॉइंट है इसकी इस सेंटर से दूरी 2R प्लस x है। पॉइंट S पे इंटेंसिटी की ये इक्वेशन आएगी। अब आपको ये दोनों इक्वेट करने पड़ेंगे और आप इन्हें सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। P पे इंटेंसिटी और S पे इंटेंसिटी, अच्छा क्वेश्चन है। P जो है वो छोटे वाले स्फीयर के लिए तो एक्सटर्नल पॉइंट है, पर वो बड़े वाले स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट है। P पे इंटेंसिटी इसके कारण जीरो है, और छोटे वाले का असर P पे लिखने के लिए P से यहां से डिस्टेंस नापेंगे, ये 2R माइनस x है। S पर इंटेंसिटी इसके भी कारण है, इसके भी कारण है। एक और काम किया जा सकता है कि यहां से गुजरने वाली एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए, और उसके अंदर एनक्लोज चार्ज तो Q प्लस 3Q है ना, यहां से गुजरने वाली गॉसियन सरफेस बना लीजिए और उसके अंदर एनक्लोज चार्ज देख लीजिए, और बस अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। कुछ आया क्या किसी का? x equals to 2/3r। अरे वाह अनुष्का, शाबाश, वेरी गुड, दिस इज रियली कमेंडेबल, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड का Z कितना होता है? 79। जरूरी नहीं कि आप याद रखें। रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस इज 1.7 into 10 का पावर माइनस 15 मीटर। कहता assume that the entire positive charge of the nucleus is distributed uniformly through
Calculate E at r by 2 from center. Calculate E at r by 2 from center. इसकी मैं कैलकुलेशंस में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये केस क्या है, हम इस केस को क्या बोलें। हमारे लिए ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला केस है। वैसे भी यूनिफॉर्मली बोला है ना, कहता है उस पे जो प्रोटॉन्स हैं वो मान लीजिए उसकी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली भरे हुए हैं, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है ना वो आएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर इनटू स्मॉल r बाय कैपिटल R, और इसमें स्मॉल r को आप r by 2 पुट कर दीजिए। बाकी डेटा उसने दिया हुआ है, आप उसे पुट कर लीजिएगा। जो चार्ज है वो ZE के बराबर है, 79E के बराबर है। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। मेन बात यह है कि इसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर माना जा सकता है क्योंकि चार्ज उसकी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज उसकी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि आंसर लगभग कितना आएगा, किस रेंज में आएगा। आंसर किस रेंज में आएगा वो अपन बस देख लेते हैं। इसेंशियली ये q by r स्क्वायर टाइप तो है ही। एक आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। एक q जो है वो पता नहीं कितना दिया था, 79e। हाँ तो वो 10⁻19 टाइप का है, 79e। बहुत मोटा अंदाजा ले रहा हूँ। अपन r स्क्वायर यानी 10⁻15 का स्क्वायर, तो ये करीब 10⁻10 into 10⁻13। जो आंसर आएगा वो 10⁻20 न्यूटन पर कूलम की रेंज में आएगा। मैंने सारी मैथमेटिक्स सिंपलीफाई कर दी, अज्यूम सब अप्रोक्सीमेशंस कर डाले, कर डाले। इतना आप याद रख सकते हो तो याद रख लो। फील करोगे यार इतनी भयंकर, इतनी मैसिव इलेक्ट्रिकल फील्ड, इतनी ह्यूज इलेक्ट्रिकल फील्ड न्यूक्लियस पैदा करता है। 10⁻20 न्यूटन पर कूलम इज समथिंग टू ह्यूज, टू बिग। ठीक है, ऑल राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन्स मॉडल बताया जाता है, तो कभी कभी ये खाली बोल देते हैं एज पर थॉमसन्स मॉडल। तो थॉमसन मॉडल भी बताता है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। अगर थॉमसन मॉडल का नाम आ जाए तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेना है, वो भी लिख दीजिए। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थॉमसन मॉडल मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिर एक और ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 points, one inside and one outside a non-conducting sphere of radius r, at which E is E max by 4. Distance between 2 points, one inside and one outside a non-conducting sphere, जहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 है। इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में तो हमें पता ही है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ग्राफ ऐसा बनता है, और यहाँ भी एक पॉइंट आता है, यहाँ भी एक पॉइंट आता है। ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट की अगर पहले बात कर लें, तो
तो इंटेंसिटी होता है कुछ k q अपॉन x स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस r है, और अगर सेंटर से डिस्टेंस x है, अगर सेंटर से डिस्टेंस x है और मैं सेंटर से इस डिस्टेंस को y मान लेता हूं, यहीं पर ऑफ कोर्स इसी लाइन पर मैं इसको y मान सकता हूं। ये वो इंटरनल पॉइंट है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहां इंटेंसिटी 1/4 ऑफ मैक्सिमम है, यानी k/r²। मैक्सिमम इंटेंसिटी सरफेस पे होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी सरफेस पे होती है, तो x² = 4r², तो x = 2r। ये तो एक पॉइंट हो गया, x = 2r। कभी-कभी वो ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस सरफेस से भी मांगते हैं। अब असली बात आती है इंटरनल पॉइंट पे। इंटरनल पॉइंट पे तो खैर कैलकुलेशंस बड़ी आसान होती हैं। जितनी भी सरफेस पे इंटेंसिटी है, अगर आप उसकी 1/4 चाह रहे हैं, तो जो डिस्टेंस y है ना, वो डायरेक्टली r/4 है, क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सरफेस पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, आप उसकी 1/4 चाह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस सेंटर से r/4 होगा। और इनको जो डिस्टेंस चाहिए ना, इनको जो डिस्टेंस चाहिए वो है, तो इनको OX - OY टाइप चाहिए। उसने कहा ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए जहां इंटेंसिटी सेम है। तो ये पॉइंट एक 2r है और एक -r/4 है। ऐसे दोनों पॉइंट्स में आपस में डिस्टेंस 4 to the 8 - 1 7r/4। ठीक है, इंटेंसिटी अगर 1/4 है तो डिस्टेंस जब डबल हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। और इंटरनल पॉइंट पे तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इंटेंसिटी 1/4 चाहिए तो डिस्टेंस भी 1/4 होना चाहिए। तो ये पूरा माइनस ये पूरा कर लिया। वो आपको देखना पड़ेगा कि उसने सरफेस से डिस्टेंस मांगा है ये वाला, सरफेस से मांगा है ये वाला, या सेंटर से मांगा है कोई सा, या आपस में मांगा है, सेंटर से मांगा है या आपस में मांगा है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये है कि फिर ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, और ये नॉन कंडक्टिंग है, मेटालिक नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो जो भी इसकी वॉल्यूम है, उस पूरी वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। जो भी इसकी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। टोटल चार्ज Q is distributed uniformly in the volume as shown. ये टोटल चार्ज Q है, ये टोटल चार्ज Q है। अब कहता है फाइंड E at a point X such that ये R1 X से कम है और X R2 से कम है, मतलब आपको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, और ये डिस्टेंस X है। ये इनका मतलब हमेशा दूरी, ये जिस X जो है सेंटर से डिस्टेंस है, पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस है, और X R1 से बड़ा है, R1 X से छोटा है और X R2 से छोटा है। ये जिसकी तरफ एरो का एक पॉइंट होता है वो छोटा होता है, R1 X से छोटा है और X R2 से छोटा है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। और ये भी कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ, ड्रॉ approximate graph of variation of intensity with distance from center. ये एक हॉलो स्फीयर है, इसकी इस वॉल्यूम में चार्ज Q भरा हुआ है। फाइंड E एट अ पॉइंट X, इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी बतानी है।
सबसे पहले आप यहां से गुजरने वाली गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ऐसा लिख दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट a symmetric GS passing through point P. First of all, we have to think of a symmetric GS passing through P, which will also be a concentric sphere. वो भी एक concentric sphere ही होगा, which will also be a concentric sphere. और फिर मुझे तो E into 4 pi x square को चार्ज enclosed upon epsilon naught से लिखना, उसके बाद तो मुझे क्लियर है। उसके बाद तो इक्वेशन ये बनेगी, यहां से गुजरने वाली गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, उसका जो एरिया होगा वो 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा, स्फीयर है क्योंकि वो। बस मेन मुद्दा ये है कि इसके अंदर एंक्लोज चार्ज देखना है, इसके अंदर एंक्लोज चार्ज देखना है। तो चार्ज एंक्लोज के स्टेप्स भी क्लियर है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम एंक्लोज एक प्रकार से ऐसा कुछ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। यहां पर जरा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले जिस वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, पहले जिस वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है वो वॉल्यूम ये है, और अब जो वॉल्यूम आप ले रहे हो ना वो 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस r1 क्यूब है। इसलिए जो dq है, जो चार्ज एंक्लोज है, जो dq है वो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, q इंटू एक्स क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन, ये सब क्यूब है, अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ये चार्ज एंक्लोज हो गया, ये चार्ज एंक्लोज हो गया। बस इसको आप पुट करके सॉल्व करेंगे, कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम में तो चार्ज नहीं भरा है ना, पूरी वॉल्यूम में तो चार्ज नहीं भरा है, खाली इस वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। तो पूरी वॉल्यूम माइनस ये एम्प्टी वॉल्यूम को माइनस कर दो, और यहां से जो गॉसियन सरफेस गुजर रही है उसमें ये जो वॉल्यूम है, आपको इस वॉल्यूम का चार्ज चाहिए। बस इस पूरे के अंदर जो था माइनस, उसमें से ये वाला गायब कर दिया। बस इसको हम यही छोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा। बेसिकली डेरिवेशन का रिवीजन करवाना था शायद, इसलिए बात आपसे की कि आप डिराइव कैसे करते थे। अब अगर आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन बनाना है अप्रोक्सीमेटली, तो हम बोलेंगे सेंटर से यहां तक तो इंटेंसिटी 0। अगर ई का वेरिएशन बनाना है तो यहाँ तो फील्ड चार्ज एंक्लोज ही नहीं है, तो यहां तक तो ई 0, और उसके बाद आप जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली यहां तक फील्ड बढ़ेगी और फिर यहाँ कुछ घटेगी। ऐसा हम ये बना सकते हैं कि R1 तक तो फील्ड 0, उसके बाद अगर पूरी वॉल्यूम में चार्ज होता था तो लीनियर इंक्रीमेंट होता था इंटेंसिटी का। अब ऐसा अप्रोक्सीमेटली बना सकते हैं कुछ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, जो भी इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन हो। हम इसे पूरी तरह मैथमेटिकली जस्टिफाई नहीं कर रहे कि शेप ये कैसा आ रहा है, इतना बस पक्का है, एक ही बात पता है कि यहां से यहां तक 0, उसके बाद यहां से यहां तक बढ़ेगी और उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट पे घटना शुरू हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट वेरिएशन उसने ग्राफ पूछा था, अप्रोक्सीमेट शेप पूछा था, एग्जैक्ट शेप नहीं पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, थोड़ा एडवांस है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी in a sphere is given by rho r is equal to a r square. Volume charge density in a sphere a r square. ठीक है, r वेरिएबल है। Find E at a point at a distance of r/2 फ्रॉम सेंटर, जरूर r उसका रेडियस है।
ये भी थोड़ी बहुत डेरिवेशन की बातें एक बार दोबारा आपके सामने हो जाए इसलिए कर रहे हैं, हालांकि हल्का सा एडवांस्ड है। जब हम अभी तक चार्ज डेंसिटी की बात करते थे तो वो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती थी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते थे। पिछले क्वेश्चन में भी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ चार्ज डेंसिटी ही कांस्टेंट नहीं। यहाँ जैसे जैसे आप रेडियस से आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज आता जा रहा है। लिख दीजिए, in our previous questions charge density was constant. Charge density was constant in every unit volume, in every unit volume of the sphere, in every unit volume of the sphere. But here charge density itself is variable. Charge density itself is variable. यहाँ charge density variable है, therefore to calculate the charge enclosed, the unitary method, the unitary method cannot be applied. The unitary method cannot be applied. Unitary method हम लोग नहीं लगा सकते कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू गिवन वॉल्यूम कर लो, ये नहीं कर सकते। लिख दीजिए, first of all we'll have to calculate the charge enclosed inside the GS. We'll have to calculate the charge enclosed inside the GS. अब एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम है, हर जगह हर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी डिफरेंट। तो यहाँ का जो चार्ज है प्लस यहाँ का जो चार्ज है प्लस यहाँ का जो चार्ज है, सारे चार्जेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। लिखिए ऐसा, कंसिडर a spherical shell of thickness dr, a spherical shell of thickness dr at a distance r from the center. Spherical shell of thickness dr at a distance r from the center. ठीक है, तो अब आप इसकी ये जो छोटा शेल आपने इमेजिन किया है थिकनेस dr का, इस शेल की वॉल्यूम बता दीजिए। लिख दीजिए आगे। हाँ किंचल बोलिए। 4/3 पाई dr3। नहीं, वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस। लिख दीजिए, द वॉल्यूम dV of this elementary shell is, the volume dV of this elementary shell is, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस, और एरिया तो ये होगा ना, ये है, और इसलिए जो dq है ना, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सेक्शन हो गया। तो dq जो हो गया ना, हो गया ये शायद a r स्क्वायर था इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। तो जो dq है वो है 4 पाई a r टू द पावर 4 dr। मैं उस पूरी एलिमेंट्री, ये मैंने कंसिडर किया। अब इसका जो ये स्फीयर अगर स्फीयर है तो इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर है और इसकी वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr है, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को इस सेक्शन की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ का चार्ज आ गया। अब मैं यहाँ का चार्ज सब ऐड करूंगा। चार्ज डेंसिटी अगर वेरिएबल है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है। अब आपको अगर Q चाहिए तो आप 4 पाई a बाहर आ जाएगा, r टू द पावर 4 dr। मेरे ख्याल से हम 0 टू r/2 ले लो, 0 से r/2 तक के डिस्टेंस में टोटल कितना चार्ज इस पे एनक्लोज है, वो आप निकाल लो। और उसके बाद का स्टेप तो आपको पता है, e इंटू 4 पाई x स्क्वायर जो कि r/2 है, e इंटू a
इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड जो कि आ जाएगा 4 पाई a और ये शायद हो जाएगा r/2 टू द पावर 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाएगा। E into A is equal to charge enclosed upon epsilon naught। जो असली चीज है वो है चार्ज एनक्लोज्ड। E into A is equal to charge enclosed upon epsilon naught। पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या गलत किया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि डायमेंशनली कोई कुछ कह रहा है? वो जो इंटीग्रेशन है उसमें r to the power 5/5 ये r to the power 5/5 है। हाँ सॉरी, ये r to the power 5/5 है और इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से r/2 तक। हाँ सही है, ये इंटीग्रेशन इसका r to the power 5/5 है और इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से r/2 तक। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। आप डायमेंशनली जरा चेक कर सकते हैं कि डायमेंशंस क्या आ रहे हैं। मेरे शेल तक के सवाल कंप्लीट हो गए। अब मैं आपसे लाइन ऑफ चार्ज के सवाल बात कर रहा हूं। लाइन चार्ज की बात कर रहा हूं, तो एक सिंपल सा सवाल तो यही है कि इस पर एक लॉन्ग लाइन चार्ज है और इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है r के डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द लाइन चार्ज in a circle of radius r। Find expression of its number 1 velocity, number 2 time period, number 3 kinetic energy, या और मोमेंटम कुछ तो भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, लाइन चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है और ये लाइन चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में। जैसे ही सर्कुलर मोशन का नाम आता है, आप एक बात जानते हैं कि इस चैप्टर के फोर्स को mv²/r से इक्वेट करो। लिख दीजिए, बड़ा कैप्स लिख दीजिए फिर से। इक्वेट द फोर्स ऑफ दिस चैप्टर टू mv²/r। इक्वेट द फोर्स ऑफ दिस चैप्टर टू mv²/r, क्योंकि that is providing the necessary centripetal force। that is providing the necessary centripetal force। जो E है वो है 2 λ/r और इसको आप mv²/r से इक्वेट कर दीजिए। r कैंसिल हो गया, यहाँ सारी बातें r के इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेंगे, है ना। पहले v² निकाल लेते हैं। v² इज kq 2 λ/m और काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो बस हाफ mv² कर दीजिएगा। ये पहला हो गया। अगर थर्ड चाहिए तो इसी में हाफ mv² कर देते हैं। तो हाफ करूंगा जब दोनों तरफ, तो ये q के लैम्डा ऐसा कुछ हो जाएगा। q के लैम्डा काइनेटिक एनर्जी मांग सकता है, तो वो मोमेंटम भी मांग सकता है, mv खाली। P is equal to root 2 me, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मांग सकता है, root 2 me ऐसा कुछ। और असली चीज है टाइम पीरियड। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें r कट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि r कैंसिल हो रहा है, और अगर r कैंसिल हो रहा है तो हो सकता है आपको इनिशियली भरोसा ना आए। अगर r कैंसिल हो रहा है तो आपको शायद भरोसा ना आए कि ये आपने सही किया कि गलत किया है। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो आप v को r ओमेगा डाल देना, या शुरू से ही यहां से स्टार्ट करिए। q इज इक्वल टू m ओमेगा² r। तो ओमेगा² इज q e by mr।
तो ओमेगा इज अंडर रूट क्यू ई बाय एम आर, है ना। तो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई बाय एम आर। टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एम आर बाय क्यू ई, जहां भी ई को असली रखना बाकी है, k into 2 lambda by r, e k into 2 lambda by r। यहां से फिर से r का टर्म आएगा और वो ऊपर चला जाएगा। ये टाइम पीरियड है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैम्डा 1 है, लाइन चार्ज दिया है, ये लैम्डा 2 दिया है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, दो लाइन चार्जेस हैं, दो लाइन चार्जेस हैं। Find the mutual force between the two wires per unit length. Mutual force with the two wires per unit length. तो वही क्या करो, एक का चार्ज लो और दूसरे की फील्ड लो। ऐसा मान लो, ऐसा लिखो कि लेट अस कंसीडर लेंथ L ऑफ सेकंड वायर, length L of second wire. So the charge on this will be lambda 2 into L. इसका जो चार्ज है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ होगा ना। It is situated in the field of first wire, और फर्स्ट वायर की जो फील्ड है वो k2 lambda 1 by r है। फर्स्ट वायर ने अपने से डिस्टेंस r पे जो फील्ड पैदा की है, फर्स्ट वायर ने अपने से डिस्टेंस r पे जो फील्ड पैदा की है वो ये है। तो फोर्स है बेसिकली ये k q1 q2 by r स्क्वायर, यही है ना। ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। और जब पॉइंट चार्जेस नहीं हो तो यूनिवर्सल बेस्ट फॉर्मूला क्या है? QE शाबाश, QE। जिस फोर्स की आप बात कर रहे हैं वो है QE। तो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ L पे जो चार्ज है वो ये है, और जिस फील्ड में वो सिचुएटेड है वो फील्ड है ये। अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो, Q2 था लैम्डा, Q था लैम्डा 2 into L। L को मैं नीचे ले गया तो उसने फोर्स पर यूनिट लेंथ मांगा था, तो ये है K2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 by R। और इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होगी, न्यूटन पर मीटर होगी। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये कुछ कूलम्स लॉ जैसा ही आ गया, और ये यूनिट लेंथ का फोर्स है। और आर स्क्वायर तो आने का चांस है इसमें था ही नहीं, आर स्क्वायर तो आने का चांस था ही नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक के चार्ज को दूसरी की फील्ड में सिचुएटेड मानो, एक के चार्ज को दूसरे की फील्ड में सिचुएटेड मानो। अगला क्वेश्चन ये है कि एक लॉन्ग लाइन चार्ज है और यहाँ एक शॉर्ट डाइपोल रखा है। लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये इनके बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, इस पे चार्ज की लीनियर डेंसिटी लैम्डा है। तो फाइंड पहले कहता है टॉर्क ऑन द डाइपोल, ऑफ कोर्स ड्यू टू द फील्ड ऑफ लाइन चार्ज।
टॉर्क बताइए ड्यू टू द फील्ड ऑफ लाइन चार्ज। जीरो हाँ टॉर्क है जीरो, जीरो क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, PE साइन थीटा, और इसकी जो फील्ड होती है वो तो परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज होती है, ये भी परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज है, थीटा जीरो है इसलिए टॉर्क जीरो है। Field of a line charge is perpendicular to the line charge. Field of a line charge is perpendicular to the line charge. तो वेक्टर P भी परपेंडिकुलर है और फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो थीटा जीरो है, और पार्ट बी है फोर्स ऑन द डाइपोल। डाइपोल पे नेट फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। फोर्स ऑफ द डाइपोल फॉर्मूला बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, अब डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, फोर्स का फॉर्मूला आप क्यू ही नहीं लेंगे, आप P इंटू डी बाई डी आर टाइप कुछ ले सकते हैं। P तो P है और डी आर को आप कुछ ले सकते हैं K इंटू टू लैम्डा बाय आर, तो क्या K इंटू टू इंटू लैम्डा into DDR of R inverse, so K into 2 lambda into minus 1 by R square, ये फोर्स हो गया। अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि डाइपोल की फील्ड तो रेडियल, लाइन चार्ज की फील्ड तो रेडियल फील्ड होती है ना, वो तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है ना। P d by dr लेंगे, और अगर ये वेक्टर P इधर है तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। शायद ये माइनस साइन भी कुछ यही इंडिकेट कर रहा था कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये XY प्लेन है। कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ टू फिक्स्ड लाइन चार्जेस ऑफ लैम्डा ईच, दोनों पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है ना, इन XY प्लेन। ये दोनों तो वायर्स हैं, ये XY प्लेन में, पूरा सिस्टम ही XY प्लेन में, पूरा सिस्टम XY प्लेन में है। तो मेरा कहना ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन अभी इक्विलिब्रियम में है? हाँ हाँ शाबाश, वेरी गुड। हाँ ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके कारण यहाँ जो फील्ड है और इसके कारण यहाँ जो फील्ड है वो इक्वल और ऑपोजिट है। मैं यहाँ पर फील्ड की अगर डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और R बराबर है मिड पॉइंट पे, इक्वल और लाइन चार्जेस के मिड पॉइंट पर तो न्यूट्रल पॉइंट आता ही है, वैसे ही कुछ बात है। हाँ ये इक्विलिब्रियम में है। अब आपको पार्ट ए लिखना है कि डिस्कस इट्स इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल, न्यूट्रल या अनस्टेबल अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, फिर y एक्सिस लेते हैं और फिर z एक्सिस लेते हैं। बस आपको ये बताना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। पहले x एक्सिस लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हल्का सा यहाँ लाते हैं, अनस्टेबल स्टेबल। आप इलेक्ट्रॉन Unstable. ले जाएंगे x एक्सिस में तो किसी एक चार्ज के करीब पहुंच जाएगा, और पास वाले चार्ज का असर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि उधर ही घुस जाएगा। हल्का सा x एक्सिस में हिलाया ना तो एक चार्ज के करीब आ जाएगा, हाँ ये अनस्टेबल। अब y एक्सिस के अलावा ले चलिए, y एक्सिस Stable. स्टेबल। हाँ ये सही कह रहे हैं आप, y एक्सिस के अलावा, y एक्सिस के अलावा नहीं, आपने ठीक नहीं कहा है, सॉरी। Neutral. न्यूट्रल होने जेड के साथ होगा स्टेबल। न्यूट्रल है क्योंकि डिस्प्लेस पोजीशन पे भी इस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। ऐसा लिख दीजिए, ये न्यूट्रल वाले थोड़े तरफ इंपॉर्टेंट होगा इस समय। ये न्यूट्रल है,
because in the displaced position also, there is no net force acting on the dipole, on the electron, no net force acting बस ये न्यूट्रल हो गया। अब असली बात है z एक्सिस के अलावा, इसको सामने से इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इधर x था, y बोर्ड के अंदर था, z यहाँ है, इसको मैं उठा के यहाँ बाहर ले आया, ये इनका प्लेन था, मैं इसे यहाँ ले आया इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होगा, ये स्टेबल है। z एक्सिस के अलाउंग जब आप इसे ले जा रहे हो, तो ये स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, ये वापस वहीं आना चाहेगा जहां था, ठीक है। बस लाइन चार्ज के सवाल भी समाप्त हुए। अब मैं आपको शीट ऑफ चार्ज का सवाल दे रहा हूं, आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, शीट ऑफ चार्ज लिख दीजिए। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जो अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ को हम लोग कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज मानते हैं इनफाइनाइट एक्सटेंट का, और अर्थ की सरफेस पे खूब सारा नेगेटिव चार्ज है शायद, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो अर्थ के आसपास है एटमॉस्फेयर के कारण या अर्थ के चार्ज के कारण वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, जैसे जी भी डाउनवर्ड्स होती है। ये क्वेश्चन में लिख लेते हैं, लिख दीजिए, कंसिडर अर्थ एज अ कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। Consider Earth as a conducting sheet of charge of infinite extent. ये जानकारी आपके पास अलग से भी होनी चाहिए, ठीक है। Electric field near the surface of Earth is directed vertically downwards. Electric field near the surface of the Earth is directed vertically downwards. The direction is same as that of G. याद रखने के लिए कह रहे हैं, direction is same as that of G. If I calculate the surface charge density present on the surface of Earth, to balance an electron, just above the surface of Earth. To balance an electron just above the surface of Earth. Balance is a key word, आप जानते हैं इसका क्या करना है। अगर बैलेंस है तो इस चैप्टर के फोर्स को mg से इक्वेट करो। अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो आप वेट को बैलेंस कर रहे हैं, इस चैप्टर के फोर्स को mg से बैलेंस करो, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा शायद वो फील्ड के अगेंस्ट लगेगा, m के नीचे लग रहा है, तो मेरे ख्याल से E और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg, बस ये इक्वेशन बन जाएगी। ये कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है ना, कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अब हम इसको कुछ सॉल्व कर लेंगे, जो हो जाएगा m बाय e इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू g, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू g अपॉन e बाय m हो गया, ये 8.85 into 10 power minus 12 हो गया, into 10 हो गया, अपॉन 1.76 into 10 power 11 हो गया। तो अगर मैं बाकी सब ये सब छोड़ भी दूं, तो करीब 10 का पावर -22 न्यूटन पर कूलम, सॉरी कूलम पर मीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। -11 ये भी हो गया और -11 ये भी हो गया, करीब
5.6 into 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर अर्थ की सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है। याद हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना, एक ही बात याद करनी है कि सरफेस ऑफ अर्थ इज अ कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। सरफेस ऑफ अर्थ इज अ कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। यही आपको ध्यान रखना है, इसलिए तो मैंने फार्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगाया। अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि दिस इलेक्ट्रॉन is in which kind of equilibrium, stable, unstable या न्यूट्रल। ये किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन में है, इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, ऐसा आपको बताना है। स्टेबल। आप इसे एक्चुअली आपको कायदे से तो ये पूछना चाहिए कि साहब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताइए कि आप पैरेलल टू अर्थ सरफेस चला रहे हैं कि इधर चला रहे हैं कि ऊपर चला रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस कहां चला रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कायदे से आपको पूछनी चाहिए और कहीं भी ले जाएं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा। इसे आप कहीं भी ले जाएं इस पे फोर्स चेंज नहीं होगा। लिख दीजिए फील्ड अराउंड एंड a sheet of infinite extent is uniform। फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो जो फोर्स है वो that will be unchanged, that will be unchanged। So it is neutral equilibrium, it is neutral equilibrium for displacement along x, y और z axis। इसे आप कहीं भी डिस्प्लेस कर दें, यूनिफॉर्म फील्ड है अर्थ के आसपास। कोई भी शीट ऑफ चार्ज हो, उसके आसपास अगर इक्विलिब्रियम है तो वो यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम है, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ शीट ऑफ चार्ज ऑफ एरिया 2 centimeter square, a sheet of charge of area 2 centimeter square has a charge density of 8.85 into 10⁻12 8.85 into 10⁻12 coulomb per meter square। Find a distance in a direction perpendicular to the normal of the sheet of charge, in a direction perpendicular to the normal of the sheet of charge, at which two equipotential surfaces having a potential difference of 1 volt can be obtained। ये शीट ऑफ चार्ज है, हालांकि इसने एरिया मेरे को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पर मैं हमेशा ही इसको इनफाइनाइट एक्सटेंट का मानूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि सब रिलेटिव टर्म है, वरना वो आर भी देते। लिख दीजिए इन एब्सेंस ऑफ आर वी विल कंसिडर दिस द गिवन शीट ऑफ चार्ज एज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। आर क्योंकि नहीं दिया है तो हम शीट ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट एक्सटेंट का मानेंगे। अगर वो आर दे भी देते तो भी मेरे को आता तो है नहीं कैलकुलेट करना, फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मैंने पढ़ी तो है नहीं। चूंकि फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मैंने नहीं पढ़ी है इसलिए मैं हमेशा इसे इनफाइनाइट शीट ही मानूंगा। और फिर कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है ये नहीं बोला है उसने, तो फिर हमेशा क्या मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग। अब क्या है कि फील्ड इसके अलोंग है, यहाँ पर एक ईपीएस यहाँ पर है और एक ईपीएस यहाँ पर है और वो V दे रहा है जिसका फॉर्मूला E/D होता है यूनिफॉर्म फील्ड में। फील्ड के अलोंग पोटेंशियल गिरता है, शायद वो 1 वोल्ट की बात कर रहा है, 1 की बात कर रहा है। इंटेंसिटी है सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डी आपको निकालना है। शायद ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो डी आ रहा है 2 मीटर। यूनिफॉर्म फील्ड में आप फील्ड के अलाउंग चलेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड में आप फील्ड के अलाउंग चलेंगे तो पोटेंशियल गिरेगा E इंटू डी। ये डिस्टेंस अगर डी है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ E इंटू डी है, और E है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके एरिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिग्मा की वैल्यू ही उसने एप्सिलॉन नॉट के बराबर दी हुई थी, इसलिए डी आ गया 2 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। अ प्रोटॉन विद एनर्जी ऑफ 10 eV is fired towards the plate, is fired towards the above plate कर देते हैं। a proton, पार्ट बी कर लेते हैं उस सवाल का। a proton with energy 10 eV is fired towards the plate, above plate, कहते find the distance traveled by it, find the distance traveled by it before coming to rest, find the distance traveled by it before coming to rest, before coming to rest। अगर मैंने प्रोटॉन को फायर किया है तो इसकी फील्ड यहाँ है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगा, प्रोटॉन will come to rest when it loses K of 10 eV or gains potential energy of 10 eV। फिर वही बात है, एनर्जी का फॉर्मूला मैं Q डेल्टा V लेता हूँ और यूनिफॉर्म फील्ड है तो मैं E इंटू डी कर सकता हूँ, और ये 10 eV है, Q जो है ये भी 1 E है, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है इंटू डी इक्वल टू 10 eV। E कैंसिल हो गया, E कैंसिल हो गया, बस मेनली यही दिखाना था मुझे, फिर अब कैलकुलेशंस हो जाएंगी। E को कैंसिल कर होता हुआ देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है ही, Q डेल्टा V या फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स है QE, यूनिफॉर्म फील्ड है, फोर्स है QE, यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, यहां जो फोर्स है, जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो एक्सीलरेशन या जो रिटार्डेशन होते हैं, एक्सीलरेशन या जो रिटार्डेशन होते हैं वो सब भी लिख दीजिए। फॉर शीट ऑफ चार्ज, फॉर शीट ऑफ चार्ज फोर्स, फील्ड, फोर्स एंड फील्ड आर कांस्टेंट। अगर पार्टिकल फिक्स्ड हो तो फोर्स और फील्ड कांस्टेंट होते हैं, therefore acceleration is constant, acceleration is constant, acceleration है F by m, QE by m, और E यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा, ये एक्सेलरेशन है। तो ऑल इक्वेशंस of constant acceleration motion, constant acceleration motion are valid। आप v square इक्वल टू u square प्लस माइनस 2s वगैरह वाले भी सवाल पा सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर वाले सवाल भी पा सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस माइनस at वाले सवाल भी पा सकते हैं। तो जो शीट ऑफ चार्जेस के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, जो शीट ऑफ चार्जेस के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये शीट ऑफ चार्जेस के सवाल इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ग्रेविटी की जैसी फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ग्रेविटी की फील्ड और शीट ऑफ चार्ज की फील्ड सेम है, तो फॉर्मूले सब सेम लग जाते हैं, फॉर्मूले सेम लग जाते हैं। एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। There are two large conducting plates, two large conducting plates are placed parallel to each other
are placed parallel to each other with a separation of 2.00 centimeter. शायद significant figures बता रहा है. The separation of 2.00 centimeter. An electron starting from rest from near one of the plates reaches the other plate in 1 microsecond. इनके बीच में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है खाली. एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकल रहा है और दूसरी प्लेट तक पहुंच रहा है जहां डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है 1 माइक्रोसेकंड में. Get the find charge density. Find charge density. S is equal to half AT square लगाऊंगा मैं तो. S इसने 2 सेंटीमीटर दिया है और कंडक्टिंग प्लेट से ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन है E by m. T भी उसने मेंशन किया ही हुआ है. E को आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेना. इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. कैलकुलेशन हम कर नहीं रहे हैं पर डिस्टेंस का अगर सवाल है तो s is equal to half AT square ही लगाएंगे बस. फिर एक क्वेश्चन लिखिए. एन एल्यूमिनियम कोई मेटालिक प्लेट है मतलब प्लेट ऑफ एरिया ए सरफेस एरिया ए is given a charge q and a wooden plate of same dimensions. जरूर ये लार्ज प्लेट्स हैं, शीट्स हैं एक्चुअली. ये शीट ऑफ चार्ज ही हमेशा ये same dimensions is also given charge q. Find ratio of intensities near them. डिस्टेंस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है. एक मेटालिक शीट है उसको टोटल चार्ज क्यू दिया और एक नॉन मेटालिक शीट है उसको टोटल चार्ज क्यू दिया. नॉन मेटालिक को डेफिनेटली हम हमेशा एक ही फेस पे देते हैं. एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ एरिया A is given a charge q and a wooden plate of same dimensions is also given a charge q, but the ratio of intensities near them मतलब produced by them उन्होंने जो इंटेंसिटीज पैदा की हैं उसकी बात कर रहा हूं. अगर मैं वुडन प्लेट की बात करूं तो मुझे मालूम है कि मुझे क्यू दिया है. बात असल की में क्या है कि क्यू दिया है, सिग्मा नहीं दिया है. यहाँ जो सिग्मा है ना वो क्यू बाय ए है और जो इंटेंसिटी है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो वो है क्यू बाय ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए. इस पे टोटल चार्ज एक ही तरफ है. सिग्मा पे तो जाना ही पड़ेगा नॉन कंडक्टिंग में फॉर्मूला ये लगाने के लिए. अभी कंडक्टिंग में आप जानते हैं q by 2 इधर है और q by 2 इधर है. तो यहाँ जो सिग्मा है वो भी है q by 2 है और यहाँ जो सिग्मा है वो भी है q by 2 है. तो यहाँ जो मे बी जो E2 आ रही है
वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो सिग्मा होता है वो मैं हर फेज का लेता हूं, वो खुद ही Q/2A है। इसलिए इंटेंसिटीज बराबर है, इसलिए इंटेंसिटीज बराबर है। सारा फील्ड तो एक्चुअली चार्ज पैदा करता है, चार्ज दोनों पे सेम है, इसलिए फील्ड दोनों पे सेम है। किसी पे चार्ज सारा एक तरफ हो, किसी पे आधा आधा हो, क्या फर्क पड़ता है? फील्ड एक्चुअली चार्ज पैदा करता है। Both the field is produced by charge and the charge is same, therefore field is same. Charge is same, therefore field is same. इस पर चार्ज है Q, इस पे एक ही तरफ है सारा चार्ज, सिग्मा है Q/A और फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंटेंसिटी आ गई। यहाँ टोटल फॉर्मूला होता है दोनों तरफ का मिलाने के बाद सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पर सिग्मा एक फेज की चार्ज डेंसिटी होती है। मेटल के लिए आप ये ध्यान रखिए चार्ज के टर्म्स में, मेटालिक में आप ध्यान रखिए टोटल चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, पर अगर टोटल चार्ज Q हो तो चार्ज के टर्म्स में ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि मेटल में चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है। तो दोनों तरफ का चार्ज, टोटल चार्ज जो फील्ड पैदा कर रहा है वो तो अभी भी सेम है ना। तो मेटालिक बोलो नॉन मेटालिक बोलो, ये तुम्हारी मर्जी है। टोटल चार्ज जो फील्ड पैदा कर रहा है वो थोड़ा एक यहाँ आधा चार्ज यहाँ से फील्ड पैदा कर रहा है, आधा थोड़ी दूरी से पैदा कर रहा है, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है डिस्टेंस का। तो जितनी इसने पैदा की उतनी इसने भी पैदा की। यहाँ भी चार्ज क्यों पैदा कर रहा है, यहाँ भी चार्ज क्यों पैदा कर रहा है। वो तो अगर इनके सिग्मा सेम हो तो मेटल की शीट डबल होती है, फिर डबल होगी, ऐसा लिख दीजिए डैश करके, if sigma on both the faces of the metallic sheet, if sigma on both the faces of the metallic sheet and one face of the non-metallic sheet are same, अगर सिग्मा सेम है मेटल के दोनों तरफ और नॉन मेटल के एक तरफ, then E due to metal upon E due to non-metal is 2:1. तब जाके E due to metal and E due to non-metal is 2:1. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये ABC है। कहता है X and Y are large parallel plates. X and Y are large parallel plates close to each other. अगर वो क्लोज में नहीं भी बोलता तो भी खैर इस शीट ऑफ चार्ज में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Each faces area A. Each face has area A. हर फेस का एरिया A है। X is given a charge plus Q. X is given a charge plus Q and Y is uncharged. X is given a charge plus Q. इस पूरे पे चार्ज प्लस Q है और Y अनचार्ज है। तो EA, EB और EC इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में आपको कुछ लिखना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप इन्हें नॉन मेटालिक ही मानिए, कुछ नहीं बोला है तो आप इनको नॉन मेटालिक मानिए। अगर यहाँ पर इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लाइए, ये पॉजिटिव से रिपेल करेगा। ए पे इंटेंसिटी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन है माइनस आई कैप। वाई का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं और इंडक्शन का असर मैं लेता नहीं हूँ। यहाँ जितना माइनस होगा उतना यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इंडक्शन का असर हम कंसिडर करते नहीं है किसी भी कैलकुलेशन में। जब तक अर्थिंग ना हो जाए तो इंडक्शन का असर हम कंसिडर करते नहीं है किसी भी कैलकुलेशन में। तो बस V पर चार्ज, V पर यह पॉजिटिव लाऊंगा, ये रिपेल करेगा,
ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा आई कैप और सी पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। डी पे और सी पे इंटेंसिटी सेम होगी, ए पे इधर होगी, वाई क्योंकि अनचार्ज है इसलिए मैंने वाई का असर इंक्लूड नहीं किया। वाई का असर इंक्लूड नहीं किया। शीट ऑफ चार्ज के सवाल इंटरेस्टिंग ही होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगला कह रहा है थ्री इनफाइनाइट शीट चार्ज है, थ्री इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, एक z = 0 पे है, ये yz प्लेन में है, मे बी yz प्लेन में एक का z 0 है, एक का z a है और एक का z 3a है। इस पे सिग्मा है, इस पे -2 सिग्मा है और इस पे सिग्मा है और ये पॉइंट P है, ये yz प्लेन है। जो फील्ड है मतलब फील्ड ये अंदर जा रहे हैं, ये शीट ऑफ चार्ज अंदर जा रहे हैं yz प्लेन में, ये yz प्लेन नहीं है, जो शीट है वो yz प्लेन में है। The sheets are parallel to yz plane. The sheets are parallel to yz plane. To find the resultant intensity at P. डिस्टेंस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, डिस्टेंस का फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आई है, ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, इसका असर यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा। ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका असर ऊपर जा रहा है। मान लेता हूँ, अब क्लियर तो डिफाइन तो किया नहीं है, मान लेते हैं अगर ये yz प्लेन में तो फील्ड तो x एक्सिस के अलाउंग होगी, आंसर तो आई कैप में आएगा। इसका असर मैं मान लेता हूँ ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, इसका असर हो गया। डिस्टेंस का फर्क पड़ता नहीं है, सबके असर लेने। ये जो नेगेटिव है ये अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। मैं ये प्लस x एक्सिस मान ले रहा हूँ और ये प्लस y एक्सिस मान ले रहा हूँ। ये x y इसके अंदर है, ये yz प्लेन में शीट्स हैं, yz प्लेन में शीट्स हैं। अब इसका असर लूंगा तो ये भी इधर जाएगा और ये नेगेटिव है और ये माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ये 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, नहीं ये -3 सिग्मा हो गया, ये -3 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ शायद आंसर हो गया। सिंपल सवाल है। आप तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लाके रखिए, फिर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सबके असर देखने। ऐसा नहीं कि ये उन दोनों के बीच में तो इसका असर नहीं देखूंगा, सबके असर देखने, क्योंकि फील्ड तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है ना। एक पॉइंट चार्ज की फील्ड भी पूरे इंफिनिटी तक जाती है, तो इसकी भी फील्ड यहाँ होगी, इसकी भी फील्ड यहाँ होगी, इसकी भी फील्ड यहाँ होगी। डायरेक्शन देखनी है बस। ये रिपेल करेगा, इसको अगर मैं पॉजिटिव कहूंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है और ये भी रिपेल कर रहा है, इसका भी मतलब फोर्स इस तरफ है। बात अट्रैक्शन रिपल्शन की नहीं है, बात प्लस आई कैप और माइनस आई कैप की है, वो आप ध्यान से देख लें। ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी पर बेस्ड और बहुत अच्छा सवाल अब आपके सामने है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, टू वेरी लार्ज थिन, और अब तक कहीं नहीं बोल रहा था, अब बोल दिया, कंडक्टिंग प्लेट्स having same surface area, conducting plates हैं having same surface area carry charges q and 3q respectively. Plot the variation
प्लॉट द वेरिएशन ऑफ P विद X। और चार्जेस कैसे रखे हैं वो क्वेश्चन में बताया गया है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, क्योंकि ग्राफ का है ना। अब ये क्लियर है कि ये XY प्लेन में ये शीट है, मतलब इसके परफेक्ट अंदर ही जा रही होगी, ये अंदर ही जा रही होगी। यहाँ पर मैंने चार्ज Q दिया है, ये डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट्स d, 0 है, और इस पर चार्ज 3Q दिया है, 3Q दिया है, और इसके ये 3D, 0 है। Q और 3Q बोला था ना उसने, ये x एक्सिस है। तो E का वेरिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में बताना है, ओरिजिन से यहां पर। यदि यहाँ पॉइंट है, अगर आप यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो यहाँ इसकी फील्ड भी ऐड होगी और इसकी फील्ड भी ऐड होगी। अगर यहाँ लाते हैं तो इसकी फील्ड भी सब्सट्रैक्ट होगी, दोनों की एडिटिव है। यहाँ फील्ड दोनों की ऐसी है, यहाँ फील्ड एक इसकी ऐसी है और इसकी ऐसी है, इसकी ज्यादा बड़ी होगी। और यहाँ फील्ड इसकी, अगर यहाँ पॉजिटिव लाऊंगा तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। देखो ये डिस्टेंस का तो फर्क पड़ता नहीं है, ये चार्ज बड़ा है इसलिए इसकी फील्ड ऐसी है और इस वाले की ऐसी है। फिर ये चार्ज बड़ा है इसलिए इसकी फील्ड ऐसी है और इसकी फील्ड ऐसी है, और फिर इधर दोनों की फील्ड एडिटिव है। मतलब मेरे ख्याल से ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ यहां से यहां तक इंटेंसिटी ऐसी रहेगी, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी यही आएगी, यहां से यहां तक ऐसी आएगी, और उसके बाद वापस इंटेंसिटी इतनी रहेगी। ये ठीक है ना। कंडक्टिंग शीट्स हैं, तो कंडक्टिंग शीट्स में तो जरा इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अगर इस पे टोटल चार्ज Q है ना, तो टोटल चार्ज इन दोनों का मिला के हो जाएगा 4Q। ये इंटेंसिटी आ जाएगी 4Q अपॉन 2 एप्सिलॉन A। मैं यहां बना लेता हूं, ध्यान से देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक इतनी आएगी, फिर इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी और फिर इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, ये पॉइंट D का है और ये 3D का है। तो इस यहाँ पे फील्ड नेगेटिव है और ये इंटेंसिटी है 4Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ सब्सट्रैक्टिव है तो 3Q माइनस Q 2Q, ये इंटेंसिटी है 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। कंडक्टिंग शीट में ऐसे ही पढ़ा था हमने, बेसिकली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, पर जो सिग्मा था वो ये था तो Q के टर्म्स में, क्योंकि मेटालिक शीट पे जो चार्ज होता है वो टोटल 2A के एरिया पे फैलता है, A इधर और A का इधर, इसलिए ऐसा आ रहा है। और यहाँ पे वापस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये भी 4Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। आपको ये देखना है कि बातें आंसर सिग्मा के टर्म्स में देना है। अगर मेटालिक शीट है और आंसर सिग्मा के टर्म्स में देना है तब तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और अगर चार्ज के टर्म्स में देना है तो ये आंसर है Q के कारण। और यहाँ तो Q और 3Q का असर ऐड हो रहा है, यहाँ 3Q माइनस Q, यहाँ Q प्लस 3Q इस डायरेक्शन में, यहाँ 3Q माइनस Q यही डायरेक्शन होगी, और यहाँ 3Q प्लस Q। ग्राफ के रूप में जब सवाल आ जाता है तो थोड़ी सी दम तो सवाल में आ ही जाती है। ठीक है, काफी अच्छा है, रिवाइज करिए, काफी बढ़िया रिवाइज करिए। एक नॉर्मल जाना पहचाना सवाल ये दे देते हैं, ये पेंडुलम वाला केस, ये बॉब का मास है, ये थीटा है, ये धागे में टेंशन है, ये शीट ऑफ चार्ज है, कुछ नहीं बोला है तो शायद नॉन कंडक्टिंग लेंगे,
इस पे प्लस क्यू का चार्ज है, तो राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पेंडुलम। शायद वो tan थीटा वगैरह कुछ मांग रहा है, तो अगर पुराना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद कर ले तो डायरेक्टली tan थीटा को QE by mg कह सकता हूं, और नहीं तो डिराइव कर लेता हूं। यदि ये थीटा है, ये t cos थीटा है जो कि mg को बैलेंस करेगा, और ये t sin थीटा है जो कि QE को बैलेंस करेगा। तो एक बार फिर जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए t cos थीटा mg के बराबर है और t sin थीटा QE के बराबर है, इन्हें डिवाइड कर दूंगा तो वही tan थीटा Q बाय mg के बराबर आ जाएगा, जहां E है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें मैं टेंशन भी मांग सकता हूं, और टेंशन हमेशा की तरह नेट एक्सटर्नल फोर्सेस का इक्वल एंड ऑपोजिट, ये जो दो फोर्सेस हैं इनके रिजल्टेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट धागे में टेंशन होती है, इनके रिजल्टेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट धागे में टेंशन होती है। और ऐसे में मैं इसको पूरा सिंपल पेंडुलम की तरह भी ऑसिलेट करा सकता हूं। आपको केवल ये बताना है कि पहले ये सिंपल पेंडुलम ऐसा था, अभी ये शीट साइड में लाके रख दी तो रिपेल हो गया, अब इसका टाइम पीरियड पहले की तुलना में बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसा लिख दीजिए एक केस में कि इनिशियली इट वाज एन ऑर्डिनरी सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। इनिशियली ये एक सिंपल पेंडुलम था और अर्थ के फील्ड में ऑसिलेट कर रहा था, तब टाइम पीरियड उसका कुछ था y, टाइम पीरियड था y। अब ये सिचुएशन बन गई है, धागे की लेंथ वही है, अब ये सिचुएशन बन गई है, अब टाइम पीरियड कम होगा कि ज्यादा। शायद आप जो इफेक्टिव जी आप निकालोगे, इक्वेट न्यू टेंशन in the equilibrium position to mg dash. Mg dash is equal to mg square plus qe square. So g dash is greater than g, और टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट l बाय g dash, क्योंकि g dash बढ़ गया है तो टाइम पीरियड कम हो गया है, g dash बढ़ गया है तो टाइम पीरियड कम हो गया है। शीट ऑफ चार्ज के ये कुछ सवाल चल रहे हैं। एक बढ़िया सवाल ये भी है कि ये आने वाली फील्ड 8 वोल्ट पर मीटर है और जाने वाली फील्ड 12 वोल्ट पर मीटर है। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द शीट ऑफ चार्ज। Calculate the charge on the sheet of charge. फोर एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जो इनकमिंग है वो है माइनस, ये ई दिया है, इनकमिंग है -8a और आउटगोइंग है +12a। दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
Q upon epsilon naught। मुझे तो कुछ नहीं पता कि शीट ऑफ चार्ज कैसी है। तो ये 4a is equal to sigma a upon epsilon naught। शायद सिग्मा मांगा रहा होगा उसने। सिग्मा है 4 epsilon naught। इनकमिंग को नेगेटिव कहेंगे, आउटगोइंग को पॉजिटिव कहेंगे। छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं ये। इनकमिंग नेगेटिव है, फाई है ई है, ये माइनस ई है, ये प्लस ई है, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू जो है वो नॉन कंडक्टिंग शीट ही मान रहे हैं, नहीं तो दोनों तरफ चार्ज होता या किसी एक ही तरफ चार्ज है। बस खैर, दिस इज इट। ठीक है, ये इस तरह से सारे सवाल समाप्त होते हैं। शीट ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज, शेल वगैरह के कोई डिस्कशन करना हो तो बता दीजिए। तो ओके फाइन देन, दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.